आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपने सी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हम लोग सी प्रोग्राम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि हम लोग कमेंट्स का यूज कैसे करते हैं। कमेंट्स कहने का मतलब कि ऐसा लाइन ऑफ कोड जिसको हमारा कंपाइलर रीड नहीं कर सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द 1970s विद द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और सी हमारे पास सबसे पहले 1970 में डेवलप हुआ। इसके डेवलपमेंट की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि जब कोई भी ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल पे कुछ भी एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना का जरूरत पड़ा तो ये थोड़ा टफ होता था उस टाइम पे, क्योंकि लो लेवल हार्डवेयर लो लेवल एक्सेस किया जाता था। जो हार्डवेयर को पूरा नॉलेज होने के बाद ही कोई प्रोग्रामर उस लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे प्रोग्राम लिख सकता था। तो प्रोग्रामर यहाँ पे क्या करते थे, तो प्रोग्रामर कैन लेवरेज नॉलेज ऑफ हाउ डेटा इज लेड आउट इन मेमोरी टू इनेबल फास्टर डेटा एक्सेस। मतलब कि प्रोग्रामर को पूरे मशीन का डिटेल्स पता करना होता था। ये थोड़ा सा टिपिकल वर्क था किसी प्रोग्रामर के लिए। और अगर हम लोग यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स ओरिजिनली रिटन इन लो लेवल असेंबली लैंग्वेज। यूनिक्स हमारे पास लो लेवल असेंबली लैंग्वेज पे डिज़ाइन किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी लो लेवल असेंबली लैंग्वेज के पास वो ये थी कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग नहीं था। जितने भी कोड्स लिखे जाते थे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। और कोड की बात करें मतलब कि जो भी प्रोग्रामर ने लिखा वो बहुत ही मुश्किल होता था कि उसको दूसरे हार्डवेयर, मुश्किल क्या ये इम्पॉसिबल था कि दूसरे हार्डवेयर पे या फिर उस प्रोग्राम को हम लोग उस कोड को हम लोग पोर्टेबल नहीं कर सकते थे। वो पोर्टेबल कोड नहीं होता था, मतलब कि दूसरे हार्डवेयर पे यूज़ करना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुआ करता था। इसके बाद हम लोग अगर देखें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सी, तो सी को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ मिडिल पाथ बिटवीन लो लेवल असेंबली लैंग्वेज विच कैन डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी लेआउट थ्रू पॉइंटर मैनिपुलेशन। इसमें और क्या क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सी प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ व्हाट सिंटैक्स एंड अ स्मॉल सेट ऑफ कीवर्ड्स। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं हम लोग जो नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक स्ट्रक्चर है, इनकैप्सुलेशन ऑफ कोडिंग है और टाइप चेकिंग भी होता है। लेकिन अगर इनकैप्सुलेशन की बात करें तो ये सारी चीज़ सी में उतने बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करता जितना बेहतर तरीके से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा में करता है। तो सी की कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग बात करें तो कहता है कि यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स का यूज़ कर सकते थे। ये एक लो लेवल ये एक मिडिल पाथ है लो लेवल असेंबली लैंग्वेज के बीच का। और यहाँ पे हम लोग पॉइंटर के थ्रू मेमोरी लेआउट को डायरेक्ट हम लोग एक्सेस कर सकते थे। अगर सी की बात की जाए तो कहा जाता है कि सी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मतलब कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स हैं जिसको सी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले कहें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सी डेटा हाइड नहीं कर सकता है। सी के पास कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इस तरह के कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। सी हमारा डेटा हाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स कि encapsulations and the access specifier properties are not available in the सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोगों को क्या फॉलो करना है, अगर हम लोग सी पे प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम लोग को जो भी स्टैंडर्ड सी का कोड लिखने का जो भी स्टैंडर्ड है हम लोग को सिर्फ वो फॉलो करना है। इसके साथ अगर बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी कुछ ना कुछ पोर्टेबिलिटी इशू है। जैसे सी पे अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर आप किसी मशीन, तो ये मशीन डिपेंडेंट हो जाता है, ये मशीन इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ये मशीन इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि अगर आपने जो प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कंपाइल करवाया और उस प्रोग्राम को आप उस कंपाइल्ड प्रोग्राम को अगर आप दूसरे मशीन पे आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो आपका आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा पोर्टेबल नहीं है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कंपाइल टाइम पे चेकिंग की जाए तो कंपाइल टाइम पे चेक करना कोड्स को ये थोड़ा कमजोर पड़ता है, ये थोड़ा मुश्किल है काम करना यहाँ पे। और अगर हम लोग एरे बाउंड्स की बात करें, अगर एरे बाउंड्स होता है हमारा एरे बाउंड्स एरर अगर आता है
तो ये रन टाइम पे चेक करना कि हम लोग रन टाइम पे अगर चेक कर रहे हैं एरे बाउंड्स को, तो ये पॉसिबल सी प्रोग्रामिंग में नहीं होता है। तो ये सब हम लोग कह सकते हैं कि ऑल दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कहीं ना एडवांटेज है, कहीं ना कहीं किसी का कुछ डिसएडवांटेज है। अगर डिसएडवांटेज है तो इसके बेस पे हम लोग कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज था कि सी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, सी हमारा पोर्टेबल नहीं है, रन टाइम पे अगर हमारे पास कोई भी एरे बाउंड्स एरर आ रहा है तो वो सी हैंडल नहीं कर सकता है। कंपाइल टाइम पे अगर कोई एरर आ रहा है प्रोग्राम में तो वहाँ पे भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए, मतलब कि ये सारी चीज़ को एक्सेस करने के लिए नेक्स्ट हम लोगों के पास आ गया सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सी पे फोकस करते हैं। अब अगर बात करें हम लोग सी में, तो यहाँ पे सेपरेट कंपाइलेशन पॉसिबल है। सेपरेट कंपाइलेशन कहने का मतलब, अगर हम लोग सी प्रोग्राम की बात करें तो सी प्रोग्राम इज कंसिस्ट ऑफ द सोर्स कोड इन वन और मोर फाइल्स। मतलब कि सी प्रोग्राम सोर्स कोड कंसिस्ट करता है एक या एक से ज़्यादा फाइल में, और जितने भी सोर्स फाइल्स हैं वो सारे रन होते हैं प्री प्रोसेसर और कंपाइलर के थ्रू। और कंपाइल होने के बाद हमारा सी का जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। मतलब जब कोई भी आप सी के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो फिर वो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब कि डॉट ओबीजे फाइल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑब्जेक्ट फाइल्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट फाइल्स टाइड होता है लिंकर के साथ, जो एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को फॉर्म करता है। मतलब सीधे सीधे एक बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सी प्रोग्राम जो है, मतलब कहने का मतलब कि सी प्रोग्राम में सोर्स कोड जो है वो एक या एक से ज़्यादा फाइल्स में हो सकता है। दूसरी बात कि अगर सी प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करवाते हैं तो कंपाइलेशन के बाद वो सोर्स फाइल आपका है डॉट ओबीजे फाइल, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होता है। और इस ऑब्जेक्ट फाइल की अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट फाइल लिंक्ड होता है हमारे पास लिंकर के साथ, और जिसको हम लोग सिंगल फॉर्म में हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपके पास अगर सोर्स फाइल पहला है और दो अलग अलग आपके पास सोर्स फाइल्स हैं, ये जितने भी आपके पास सोर्स फाइल है ये सबसे पहले कंपाइल्ड होंगे, और ये कंपाइल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द प्री प्रोसेसर। इसके साथ ये कंपाइल हो रहा है, जैसे ही आपका पास आपके जो भी सोर्स फाइल वो कंपाइल होंगे वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे फिर कहाँ, तो ये सीधे ओबीजे फाइल में, मतलब कि ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल में आपके प्रोग्राम सोर्स फाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब ये ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब कंपाइलेशन के बाद क्या होता है, कंपाइलेशन के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास लिंकर अवेलेबल है। तो लिंकर लाइब्रेरी के साथ मिलके हमारे प्रोग्राम का आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है। यहाँ आपको दिख रहा है कि यूज ऑफ कमेंट्स। व्हाट इज यूज ऑफ कमेंट्स? बेसिकली अगर हम लोग सी प्रोग्राम में कोई भी ऐसा लाइन हम लोग लिखना चाहें जो हमारा कंपाइलर रीड ना कर सके, एक बात हम लोग को हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे वही लाइंस एग्जीक्यूट होते हैं, वही लाइन रीड होता है जो हमारे पास प्री प्रोसेसर के द्वारा या फिर जो लाइब्रेरी में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि हर चीज़ हमको इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन और द डेटा के फॉर्म में हम लोग को लिखना है। इसके अलावा अगर हम कुछ भी यहाँ पे अपने मर्जी से टाइप करते हैं तो वहाँ पे एरर कोड डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हाउ कैन वी यूज़ द कमेंट। कमेंट कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसा लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप कुछ भी ऐसा यहाँ पे लिख रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वो हाइड हो और हमारे प्रोग्राम पे डिस्प्ले भी, तो उसके लिए हम लोग कमेंट सेक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये कमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो सिंगल लाइन या फिर मल्टीपल लाइन के थ्रू। अगर हम लोग बात करें सिंगल लाइन कमेंट की, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोगों को बस ये दो इस तरीके से बैक स्पेस का यूज़ करना पड़ता है। इसके साथ अगर आप जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं आप वो आपका कंपाइलर रीड नहीं करेगा। तो अगर मल्टीपल लाइंस आपके पास आ रहे हैं, एक लाइन में अगर आपका वो मैसेज आपका अगर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, एक लाइन में अगर आपका मैसेज फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग बार बार फिर ये हर एक नेक्स्ट लाइन पे ही हम लोग देते चले जाएं सिंगल लाइन कमेंट। मतलब कि ये आपका लाइन 1, ये आपका लाइन 2 एंड दिस वन इज योर लाइन 3। तो क्या ये फिजिबल है कि हम लोग हर बार जितने भी नंबर ऑफ लाइंस के बाद हम लोगों को कुछ ऐसा मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो हम लोग इस तरीके से करते जाएं? ये थोड़ा सा फिजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर सिंगल लाइन से हमारा काम हो जा रहा है तो हम लोग सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं, मतलब कि इस सिंबल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस में हमारे पास जो भी मैसेजेस हैं वो जा रहे हैं तो हम लोग उसके लिए दूसरा मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा।
अगर हम लोग इसकी बात करें तो दिस वन इज यूज फॉर योर मल्टीपल लाइन कमेंट्स, मतलब कि दिस वन इज फॉर द ओपनिंग, मतलब अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट में आ रहे हैं तो ये आपका पास सबसे पहले लिखने के लिए ये ओपन हो रहा है, और अगर जब आपका खत्म हो जा रहा है टेक्स्ट तो क्लोज हम लोग को करना पड़ता है कुछ इस तरीके से। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब कि अगर हमारे पास मोर देन वन लाइन्स में कोई भी सेक्शन आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये बैक स्पेस, दूसरा एस्टेरिक, और जितने भी लाइन्स आपके पास आ रहे हैं, जितने भी लाइन्स आपके पास लिखने हो, सपोज 1 2 3 अप टू n लाइन्स तक आप यहाँ पे मैसेज आप लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमको क्या करना है कि इसके बाद हम लोग को फिर से इस कमेंट्स को क्लोज कर देना है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे आपका कमेंट्स क्लोज हो गया, और ये जो सेक्शन है, मतलब कि ये जो कमेंट सेक्शन आपके पास जो है, ये आपका कंपाइलर रीड नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जनरली हमारा सी प्रोग्राम इसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से स्टार्ट होता है। हम लोग कोई भी सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहीं से स्टार्ट होता है, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h इसका सबका जितने भी आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये लिखे हुए हैं, वो हर एक का कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है। stdio.h कहने का मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। stdio.h कहने का मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक इस तरीके से stdlib इट मीन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो हम लोग जिस तरीके के फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को इस हेडर फाइल यानी कि इस प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ता है। अगर आप ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी को या फिर हेडर फाइल को अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपके पास उस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। सपोज हम लोग अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं, printf का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। printf बेसिकली क्यों यूज़ होता है, तो printf का यूज़ होता है किसी मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, किसी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए। और ये printf एक फंक्शन है। ये printf फंक्शन को एड्रेस कहाँ से मिलता है, तो इस printf फंक्शन को एड्रेस मिलता है आपके पास stdio.h हेडर फाइल से। तो अगर हम लोगों ने हेडर फाइल stdio.h का यूज़ नहीं किया है और printf फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, तो एरर मैसेज आपके पास डिस्प्ले करेगा कि printf फंक्शन शुड हैव ए प्रोटोटाइप। तो जितने भी हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, हम लोग उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी यानी कि हेडर फाइल हम लोग को हर हाल में इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम पे। अब अगर हम लोग बात करें कि आप यहाँ हैश इंक्लूड है क्या, तो हैश इंक्लूड एक डायरेक्टरी है जो क्या करता है, जो कंटेंट ऑफ फाइल को पेस्ट करता है। कहाँ पेस्ट करेगा, तो जो भी अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास लिखा है, मतलब हैश इंक्लूड एक डायरेक्टरी है जो पेस्ट करता है कंटेंट ऑफ फाइल को। कहाँ, तो या तो stdio.h, stdlib.h या फिर string.h, या फिर जो भी आपके पास सोर्स कोड है उन सारों को, मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी आपने लिख रहे हैं, जो कुछ भी आपने लिखा है, तो हैश इंक्लूड का काम क्या है, हैश इंक्लूड का काम है कि वो डायरेक्टिव को पेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में या फिर इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के साथ। और ये अगर हम फाइल की बात करें तो ये फाइल्स जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है लाइब्रेरी फंक्शंस के, उस लाइब्रेरी फंक्शन के इंफॉर्मेशन को शो करवाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि stdio डॉट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, stdio stands for a standard input output and the stdlib stand for a standard library and a string include the useful string manipulation functions। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल, और उस फंक्शंस के रिलेटिव हम लोगों को ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी को जानना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकेंगे। अदरवाइज कंपाइल टाइम पे एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके बाद बात आती है हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन क्या होता है, ये सबसे पहला फंक्शन हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट करता है। तो मेन इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर सी प्रोग्राम दैट पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हम लोग मेन की बात करें, हम अभी तक हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी हमारे पास फंक्शन है, हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है। तो जब कभी हम लोग मेन फंक्शन का यूज़ करते हैं, हम जब कभी अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे, हम लोग को इसका रिटर्न टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा। रिटर्न टाइप कहने का मतलब कि इस मेन फंक्शन के आगे हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे लिखा है इंट, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर कि किस तरीके से आप प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो यूजुअली हम लोग जब इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करते हैं तो मेन के आगे हम लोग वाइड लगाते हैं। वाइड का मतलब होता है नल यानी कि जीरो, मतलब कि यहाँ पे अगर हम वाइड लगा लिए तो मेन क्या कर रहा है, मेन कुछ भी
हमारा रिटर्न नहीं कर रहा है। तो या तो हमारा मेन क्या है, या सॉरी मेन हमारा जीरो या नल रिटर्न कर रहा है। तो जब कभी भी हम मेन फंक्शन का यूज करते हैं, हम लोग को हर हाल में इस मेन के रिटर्न टाइप को इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। या अगर आप देख सकते हैं कि वाइड यहाँ लिखा है कि वाइड इंडिकेट्स बट वाइड इंडिकेट दैट द फंक्शन टेक्स नो आर्गुमेंट, मतलब कि ये जो फंक्शन है ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले पा रहा है, यहाँ पे हम लोग कोई भी आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर इंट की बात करें तो इंट क्या कर रहा है, तो इंट इंडिकेट्स द फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। व्हाट आई सेड अर्लियर कि एवरी फंक्शन मस्ट रिटर्न सम वैल्यू। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के आगे हम लोगों ने अगर इंट लगा दिया, इट मीन्स व्हाट, तो हमारे पास जो मेन फंक्शन है इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। ओके, तो जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम का नीड होगा, जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट होगा, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपने फंक्शंस के आगे, मेन फंक्शन के आगे रिटर्न टाइप का हम लोग यूज़ करें। तो ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग इस बात को समझते चले जाएंगे, और बहुत ही आसान चीज़ है ये समझना। यहाँ पे हम लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है वो आपके लिए प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन बहुत ही कॉमन हमारे पास फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग में, जहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ क्यों होता है। तो प्रिंट फंक्शन का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो कुछ भी डबल कोटेशन के अंदर हम लोग लिखते हैं वो एज इट इज़ आपका प्रिंट करेगा। और अगर कोई वेरिएबल आपके पास है, आपको अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोगों को प्लेस करना है, तो हम लोग उस वेरिएबल का नाम भी यहाँ देते हैं। ये वेरिएबल किस तरह का है, तो ये आपके पास इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो डेटा टाइप है वो किस तरह का डेटा टाइप है। तो प्रिंटफ है क्या, तो प्रिंटफ एक आपके पास लाइब्रेरी फंक्शन है जो डिक्लेयर्ड है stdio.h हेडर फाइल के अंदर। यहाँ अगर हम लोग देखें तो प्रिंटफ क्या कर रहा है, तो ये कोई ना कोई प्लेस होल्ड करके रख रहा है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा है %s। तो %s का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है आपके पास कि ओरिजिनल इनपुट, मतलब कि जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है वो किस फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है कि हमारे पास एक डेटा टाइप है, जैसे स्ट्रिंग, कैर, इंटीजर, फ्लोट, ये सारा हमारे पास डेटा टाइप है। और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है जो हम लोग डिटेल्स में सारा पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रिंट फंक्शन की बात करें, तो जो भी डेटा टाइप है उस डेटा टाइप का प्लेस होल्डर हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करवाना होता है। अगर हम लोग कोई वैल्यू साथ में प्रिंट करवा रहे हैं, तो जैसे यहाँ लिखा है %s, तो %s कहने का मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं। %c कैरेक्टर के लिए, %d इंटीजर वैल्यू के लिए, और %f फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू कहने का मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू मेरे पास डेसिमल में लिखा है, जैसे सपोज 10.01, अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू लिखा है, तो इस डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। इसके साथ अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि %s के बाद यहाँ और लिखा है /n। तो व्हाट इज /n, जब कोई भी हम लोग को लाइन चेंज करना पड़ता है, अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग जाना चाहते हैं, तो /n का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज /n, इट इंडिकेट्स द न्यू लाइन कैरेक्टर। तो /n इंडिकेट्स न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, होपफुली कि जो भी बेसिक्स हमारे पास है सी में, वो सब कुछ हम लोग यहाँ से देख पाए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखना शुरू करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास डेटा टाइप हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और जो भी डिटेल्स हमारे पास हैं जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ने के लायक हम लोग यहाँ पे देखना चाहिए, वो सारा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके।